तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में जो है हम लोग साउंड नहीं आ रहा। अभी अभिषेक तुमने कमेंट किया साउंड नहीं आ रहा, पर जो साउंड क्लियर नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली हम लोग ये कर रहे थे। इनके जनरल ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज हम लोगों ने की थी। मुझे एक बार आप बस इतना बता दीजिए, क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट, हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट कर लिया था क्या, लिख लिया था क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या लास्ट जो हमने टॉपिक किया वो ऑक्सीडेशन स्टेट था। ठीक है, तो लास्ट हमने ऑक्सीडेशन स्टेट किया था, और ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने देखा कि ये एलिमेंट्स -3 से लेकर के +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जब इनकी ग्राउंड स्टेट हमने बनाई थी, कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 लिखा था, तो उसमें हमने देखा कि P सबशेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो या तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट -3 दिखाएंगे उस केस में, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये लोग गेन कर लेते हैं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड हो जाएगा। साउंड लो क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वॉइस क्लियर नहीं है या फिर वॉइस वॉल्यूम लो है? ये दो अलग चीजें भाई। वॉइस क्लियर नहीं है या फिर वॉल्यूम जो है वॉइस का वो लो है? वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है। रुको, एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद में देखते हैं। अभी बताइए, वॉल्यूम जो है वो अभी भी लो है क्या? वॉल्यूम अभी भी लो है। तो बेटा, या तो हो सकता है शायद मेरे डिवाइस में कोई परेशानी आ गई हो। अच्छा, इतना लो है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? क्या इतना लो है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा? हाँ, समझ में आया तो फिर देखते हैं, आज तो काम चलाते हैं, देखते हैं फिर। अभी लो है तो इस वजह से अपन क्यों परेशान, मतलब टाइम खराब करें, अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो हमने देखा कि ये -3 से लेकर के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ग्राउंड स्टेट में जो NP3 है, जिसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से या तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं या फिर +3।
और जब एस सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो जंप करके हायर ऑर्बिटल में चले जाएं, तब इनके पास में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। पर बच्चों, जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाता है, और अगर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है। तो इस हिसाब से जब डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाना चाहेगा या +5 को। डाउन द ग्रुप जाने पर अगर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, एलिमेंट और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, तो जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट दिखाना चाहेगा या +5। +5 दिखाना चाहेगा, है ना। और +5 दिखाना चाहेगा मतलब ये है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इस वजह से इनमें से सिर्फ नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। पर इन एलिमेंट्स में नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, यहां तक तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। पर जब आप एंटीमोनी से बिस्मथ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 5th पीरियड से 6th पीरियड में आते हैं, तो +5 की जगह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका रीजन, क्योंकि हम लोग डीएनएफ पढ़ चुके हैं तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जो बिस्मुथ है, बीआई जो है, उससे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पी सबशेल में भरा जाने से पहले एफ सबशेल के अंदर भरा जाएगा। एफ सबशेल की शील्डिंग पावर जो है वो पुअर होती है, ये हमने लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा है। तो अगर ये शील्डिंग पावर पुअर हो जाती है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। अब ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा। अब भैया वैलेंस शेल जो है उसमें 2 सबशेल हैं, एस और पी। आपने लिखा ना इनका कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 होता है, तो NS और NP। मेरा क्वेश्चन ये है, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स NS और NP इन दोनों पर बराबर लगेगा, या NS पर ज्यादा और P पर कम, या P पर ज्यादा और NS पर कम। या तो दोनों पर बराबर लगेगा, या S पर ज्यादा P पर कम, या P पर ज्यादा और S पर कम न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स। कमेंट करो जल्दी से। एस सबशेल पर ज्यादा लगेगा। तो अगर एस सबशेल पर अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का ज्यादा लगेगा तो ये न्यूक्लियस जो है अलाउ नहीं करेगा कि एस सबशेल में प्रेजेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके हायर ऑर्बिटल में जाएं, मतलब एक्साइट हो। तो वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे। जंप नहीं कर पाएंगे तो अनपेयर्ड नहीं होंगे। अनपेयर्ड नहीं होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और पेयर्ड रह जाते हैं, अनपेयर्ड नहीं होते, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ इस केस में सिर्फ 3 बच जाएंगे। और अब ये
+5 की जगह कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाने लग जाएगा? +3, क्योंकि +5 के लिए जो s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अनपेयर्ड होना जरूरी था, पर क्योंकि आप 5th से 6th पीरियड में जंप करते हैं तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f सब शेल की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाता है। तो क्योंकि इस वजह से s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, इसी इफेक्ट को नाम दिया गया है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमने 11th क्लास में भी किया है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखो। On moving down the group, On moving down the group, metallic character increases. Metallic character increases, and therefore stability of therefore stability stability of higher oxidation state stability of higher oxidation state increases. Higher oxidation state increases. But on moving from but on moving from fifth to sixth period, on moving from fifth to sixth period, sixth period, due to poor shielding effect, due to poor shielding effect of F subshell of F subshell, comma, two electrons two electrons of the valence S subshell of the S subshell valence S subshell experiences more attraction force from nucleus, more attraction force from nucleus, and these two electrons are not allowed, and these two electrons are not allowed to participate, are not allowed to participate in bond formation, in bond formation. Full stop. Hence, stability of higher oxidation state decreases.
stability of higher oxidation state decreases and that of lower oxidation state increases and that of lower oxidation state lower oxidation state increases lower oxidation state increases full stop. This effect is called inert pair effect. तो F के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो S सबशेल के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और अट्रैक्शन फोर्स के इंक्रीज होने की वजह से ये एस सबशेल में प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट अब नहीं करेंगे और अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए कम मतलब अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाई जाएगी इन कंपैरिजन टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वजह से अपन कह रहे हैं कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी तो घट जाएगी और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी बढ़ जाएगी। तो भाई ये इनर पेयर इफेक्ट हमने लिखा। तो अब हमारे पास करने के लिए है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स या इसी को एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन भी कहा जा सकता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब है अपने ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट, सबसे ऊपर यही एलिमेंट रखा गया है जो कि पूरे के पूरे ग्रुप को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। पर इस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी के ग्रुप मेंबर से अलग होती हैं, हटके होती हैं, जिसको आप एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। और ये प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन की या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बाकी ग्रुप मेंबर से अलग इसीलिए हैं क्योंकि एक तो इन एलिमेंट्स का साइज जो है वो बाकी ग्रुप मेंबर के कंपैरिजन में सबसे छोटा है। दूसरा, साइज अगर इनका सबसे छोटा है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और इसी साइज छोटे होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी सबसे ज्यादा होती है। चौथा कारण ये है कि ये इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते जिसकी वजह से ये अपने ऑक्टेट को बढ़ा नहीं पाते। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो अपने ऑक्टेट को इंक्रीज नहीं कर पाते। यही कारण है कि बाकी सारे मेंबर्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा लेंगे पर नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को इतनी आसानी से नहीं दिखा पाएगा क्योंकि ऑक्टेट को इंक्रीज करने के लिए उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं। इसके अलावा नाइट्रोजन की एक और स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि नाइट्रोजन अपने ही जैसे दूसरे पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे कि दूसरा कोई नाइट्रोजन का ही एटम हो गया या ऑक्सीजन का एटम हो गया या कार्बन का एटम हो गया, इनके साथ में ये पाई बॉन्ड जिसको आप पी पाई डैश पी पाई बॉन्ड कहते हैं, पी पाई पर डैश पी पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स डबल बॉन्ड जो है वो बना सकता है। तो इन कारणों की वजह से नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज बाकी ग्रुप मेंबर से अलग हो जाती हैं। इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने एक छोटा सा दूसरा नाम भी दिया है एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। हेडिंग बना दो।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स या एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। लिखिएगा। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप the first member of the group, that is nitrogen, that is nitrogen differs differs from rest of the elements, from rest of the elements of the group, rest of the elements of the group in manners some manners some manners, and this is due to the following reasons, and this is due to the following reasons, following reasons। पहला कारण लिखिएगा, पहला रीजन, smallest size in the whole group, smallest size in the whole group, whole group। सेकंड, दूसरा रीजन, highest electronegativity, highest electronegativity। तीसरा रीजन, highest ionization enthalpy, highest ionization enthalpy। चौथा रीजन, absence of vacant d orbitals, absence of vacant d orbital। इन चार रीजंस के नीचे एक नोट बनाइएगा, एक नोट बनाओ और नोट में लिखिएगा, नाइट्रोजन हैज यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म, नाइट्रोजन हैज यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म, यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म p pi dash p pi p pi p pi dash p pi multiple bonds with itself and also with other elements, and also with other elements like oxygen and carbon, like oxygen and carbon। इसी वजह से नाइट्रोजन की केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है N2, इसमें दो नाइट्रोजन के एटम्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, मतलब कि पी पाई बॉन्ड बना करके रहते हैं। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, जिसे आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं, ये एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी अगर देनी पड़ रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूल खुद इनर्ट है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो एक इनर्ट गैस है जो कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती। देखिएगा, नाइट्रोजन, अच्छा नोट खत्म हो गया है, अलग से एक सिंपल सा पॉइंट है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल,
एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिखिएगा N2, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ब्रैकेट में लिखिएगा N2, फुल स्टॉप. Two nitrogen atoms in N2, two nitrogen atoms in N2 hold together by triple bond, hold together by triple bond and have very high bond dissociation enthalpy, and have very high bond dissociation enthalpy, that is value लिख लो 941.4, 941.4 किलोजूल पर मोल, किलोजूल per mole, 941.4 kilojoule per mole. Full stop. Therefore, nitrogen molecule is inert. Therefore, nitrogen molecule is inert and has low reactivity and has low reactivity and has low reactivity. तो एक आध सी गिनी चुनी रिएक्टिविटी पर डिटेल में आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं, जिनमें आपको इस नाइट्रोजन का अलग बिहेवियर बाकी सबसे क्लियर नजर आएगा. तो वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. इन एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और हाइड्रोजन की है +1. तो इस तरीके से अगर अपन फॉर्मूला बनाएं तो ये हाइड्रोजन और बाकी ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट करके फॉर्मूला बनाने चाहिए EH3. ई अगर आपका 15 ग्रुप एलिमेंट है तो लिखिएगा all the elements of 15th group react with H2. All the elements of 15th group react with H2 to form gaseous trihydrides, to form gaseous trihydrides having formula EH3. Gaseous trihydrides having formula EH3. EH3. अगर EH3 की बात करें तो बच्चों इसमें क्योंकि तीन तो बॉन्ड पेयर हैं, तीन हाइड्रोजन के साथ में तीन बॉन्ड पेयर हैं और उसके बाद में एक लोन पेयर बचता है, तो इसका मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तो आता है sp3, ज्योमेट्री जो है वो आती है टेट्राहेड्रल. और आपको बोर्ड पर डायग्राम्स दिख रहे होंगे जिनमें अगर लोन पेयर को छुपा दिया जाए, मान लिया जाए कि लोन पेयर है ही नहीं, तो जो शेप है जो आपको दिखाई देगी वो होगी पिरामिडल. तो इनका मॉलिक्यूल पिरामिडल शेप का होता है, इनर्ट होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, टेट्राहेड्रल होता है. ठीक है, तो पहले तो ये दो चार पॉइंट लिख लो, फिर अपन बात करते हैं कि नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर कैसे काम आ रहा है. लिखिएगा hydrides of these elements are covalent in nature. Hydrides of
these elements are covalent in nature, are covalent in nature and have sp3 hybridization and have sp3 hybridization sp3 hybridization. Therefore geometry therefore geometry of the molecule is geometry of the molecule is distorted, distorted. डिस्टॉर्टेड का मतलब है जो आइडियल है, आइडियल जो ज्योमेट्री है उससे थोड़ा सा अलग होना। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्या आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair of electrons due to presence of lone pair of electrons bracket close and have pyramidal shape pyramidal shape। तो दिखने में कैसा होता है डिजाइन मॉलिक्यूल, वो मैंने आपके सामने बोर्ड पर बनाया है NH3 और PH3 इन दोनों को लेकर के। देखो जो अगर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है तो हम लोग जो आइडियल कंडीशन लेकर के चलते हैं वो ये कि जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का होना चाहिए। बॉन्ड एंगल आपका होना चाहिए 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का। पर जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे NH3 के केस में ये बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री है, PH3 के केस में 93.6 डिग्री है और बाकी और भी एलिमेंट्स को अगर आप लिखते जाएं तो बॉन्ड एंगल जो है वो कंटिन्यूसली लगातार आप देखेंगे डिक्रीज होता चला जा रहा है। अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है इसकी हम लोग बात करते हैं। तो डिक्रीज बच्चों ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं दो टाइप के होते हैं, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अगर इन दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई फाइट चल रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में फाइट का मतलब है रिपल्जन। रिपल्जन इसीलिए है क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ही बने, बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन का बना है, लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन का है और भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ लोन पेयर जो है वो तीनों बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब ये है वो लोन पेयर तीनों बॉन्ड्स को अपने से दूर करना चाहेगा और अगर ऊपर से इन बॉन्ड्स पर फोर्स लगाया जाए नीचे की तरफ तो आप देखेंगे कि ये बॉन्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी थोड़ा, और नजदीक आ जाने की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है कि बॉन्ड एंगल जो है वो इनका डिक्रीज क्यों हो गया। 109 डिग्री एंड 20 मिनट्स का बॉन्ड एंगल क्यों नहीं रहा, क्योंकि इन पर लोन पेयर जो प्रेजेंट है वो बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करता है जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर्स क्लोजर आ जाते हैं और बॉन्ड पेयर्स अगर क्लोजर आ जाए तो रिपल्जन जो होगा वो आपका रिपल्जन इंक्रीज हो जाने की वजह से ये बॉन्ड्स क्लोजर आ जाएंगी और क्लोजर आ जाने का मतलब है बॉन्ड एंगल इनका घट जाएगा। फिर मैंने दो कंपैरिजन डाले हैं NH3 और PH3। अब आप देखो बच्चों NH3 में बॉन्ड एंगल लिखा है
107.8 डिग्री और PS3 में लिखा गया है 93.6। मतलब बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, बॉन्ड एंगल जो है कम हो रहा है। बॉन्ड एंगल कम इसीलिए है क्योंकि बॉन्ड्स के बीच में रिपल्जन कम है, बॉन्ड्स के बीच में रिपल्जन कम है। इसका रीजन समझिए। अगर पीएच3 और एनएच3 को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच करके रखेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है वो नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। और जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स नाइट्रोजन के पास आएंगे तो इनके बीच में क्या लगने लगेगा, रिपल्जन लगने लगेगा। इस रिपल्जन की वजह से NH3 में बॉन्ड एंगल, वही रिपल्जन जो है वो बॉन्ड्स के बीच में लग रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। PH3 में फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन के मुकाबले बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता। और अगर अट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वहां पर रिपल्जन कम है, और रिपल्जन कम है तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल जो है वो भी आपका कम ही होगा। तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर बना दो NH3 और PH3 का, जो बोर्ड पर बनाया हुआ है बॉन्ड एंगल के साथ। लिखिएगा, द बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड्स ऑफ these elements, the bond angle in hydrides of these elements, in hydrides of these elements is less than 109 degree and 28 minutes, 109 degree and 28 minutes, due to presence of lone pair of electrons, due to presence of lone pair of electrons, presence of lone pair of electrons, full stop. As we move from top to bottom in a group, as we move from top to bottom in a group, in a group, comma, the bond angle decreases, the bond angle decreases because the size of central element, the size of central element increases and electronegativity decreases. Size of central element increases and electronegativity decreases. Therefore, therefore, the position of bond pair electrons, therefore, the position of bond pair,
bond pair electrons, position of bond pair electrons shifts more and more, shifts more and more away from the, more and more away from the central atom, away from the central atom, from NH3 to BiS3, NH3 to BiS3. Full stop. There, therefore, therefore, repulsion between bond pair and bond pair, repulsion between bond pair and bond pair decreases, decreases, and the bond angle also decreases, and the bond angle decreases, also decreases. तो इन हाइड्राइड्स की अगर कुछ प्रॉपर्टीज को उठाएं, कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग समझें, तो वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड हेडिंग बनेगी, और इसमें जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो होगी बेसिक स्ट्रेंथ। पहली प्रॉपर्टी होगी बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ। बेस वो है, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, बेस वो है जो कि लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और सीधी सी बात, जो कि ज्यादा इजीली लोन पेयर को डोनेट कर सकता है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। अब यहाँ नाइट्रोजन का साइज बाकी ग्रुप एलिमेंट से बहुत छोटा है। अगर यहाँ नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन जो है वहां उसमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्जन बढ़ने लगेगा, क्योंकि सारे रिपल्जन पर चार्ज होता है सेम। और जब ये रिपल्जन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ग्रुप 15 एलिमेंट अपने लोन पेयर को बहुत इजीली डोनेट कर देंगे। तो नाइट्रोजन इन सब के मुकाबले ज्यादा बेसिक है, क्योंकि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा इजीली डोनेट करने की पावर रखता है। तो इस वजह से जो ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का वो मैंने बनाया है, सबसे ज्यादा बेसिक NH3 होगा और सबसे कम बेसिक आपका BiS3 होगा। लिखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ में लिखिएगा, हाइड्राइड्स ऑफ all these elements have, hydrides of all these elements have one lone pair of electrons, have one lone pair of electrons on their central atom, on their central atom. Therefore they have tendency to donate, therefore they have tendency to donate electron pair, tendency to donate electron pair and act as Lewis base,
electron pair and act as Lewis base, LEWIS, Lewis base. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, as we go down the group, as we go down the group, down the group, the electron density of the central atom, the electron density of the central atom decreases, central atom decreases, therefore the correct order of basic strength of these hydrides, the correct order of basic strength of these hydrides is, जो ऑर्डर मैंने बनाया है वो आप लोग बना लीजिए। NH3 सबसे ज्यादा बेसिक और BiS3 जो है वो सबसे कम बेसिक। अगली जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए, बॉन्ड जितनी बड़ी होती है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ही कम देनी पड़ती है। अगर बॉन्ड क्या है, बड़ी लंबी है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ही कम हमें देनी पड़ेगी। और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग या स्टेबल नहीं है। बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो जाए तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है, मतलब कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो भी कम होती चली जा रही है। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ में आपने ऑर्डर लिखा है वही सेम ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी के लिए भी हो जाएगा। देखिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स, thermal stability of the hydrides of 15th group elements of 15th group elements decreases, 15th group elements decreases on moving down the group, decreases on moving down the group due to increase in atomic size and bond length, due to increase in atomic size and bond length and decrease in bond dissociation enthalpy, and decrease in bond dissociation enthalpy। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर है सेम ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी का भी बना लीजिए।
थर्मल स्टेबिलिटी के बाद में है रिड्यूसिंग करेक्टर। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है रिड्यूसिंग करेक्टर। अगर ये अपने हाइड्रोजन को लूज करके किसी दूसरे में ऐड कर सकते हैं तो मतलब ये दूसरे का रिडक्शन कर रहे हैं, इसी को इनकी रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग करेक्टर कहा जाएगा। अब हाइड्रोजन को किसी दूसरे में ऐड सबसे जल्दी वही कर पाएगा जो सबसे जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर दे, और हाइड्रोजन को रिलीज वो करेगा जिसमें हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड है वो सबसे कमजोर हो, जो कि है BiH3। अभी आपने लिखा तो लिखिएगा, द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ these hydrides increases reducing character of these hydrides increases down the group due to decrease in bond dissociation enthalpy. Decrease in bond dissociation enthalpy. अगली जो प्रॉपर्टी है इनकी वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, BP एंड MP। डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ता है, वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। पर नाइट्रोजन अमोनिया NH3 में वैन डर वाल्स फोर्सेस के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगता है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सडनली बढ़ जाता है। तो मतलब वैसे तो NH3 का सबसे कम होना चाहिए था, पर यहाँ NH3 का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नॉर्मल वंडर वॉल फोर्स के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में लिखिएगा, जनरली BP and MP increases down the group. BP and MP increases down the group, but ammonia has higher boiling point than PH3 NH3। ammonia मतलब NH3। ammonia has higher boiling point than PH3 due to presence of extra hydrogen bond। presence of extra hydrogen bond। और इनकी लास्ट प्रॉपर्टी है solubility in water। solubility in water। इन सब में NH3 अमोनिया ही वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि ये ही सिर्फ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बाकी सब के सब इनसॉल्युबल है। देखिएगा, ओनली अमोनिया इज वाटर सॉल्युबल, ओनली अमोनिया इज वाटर soluble due to formation of hydrogen bond। formation of hydrogen bond। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर ओवर करते हैं अपन।